हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष हैं। जनवरी 2024 का अंत हो चुका है और फरवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, गद्यांश स्टार्टिंग में है तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है वो जान लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। एक एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस गद्यांश में क्या बोल रहा है कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूत्र साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ईश्वर तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का है। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन पोषण करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से मिलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस देखेगा कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किससे रहित राज्य किस राज्य का है, किससे रहित राज्य किस काम का है, ये पूछा जा रहा है। भ्रष्ट जनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से, शिक्षित जनों से। बताइए क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियजनों से। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। इसमें यह पूछा जा रहा है गाइस कि जगत का अर्थ क्या है, समाज, संसार, देश या प्रदेश। देखिए, जगत का अर्थ होता है संसार, इसलिए इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्फल का आशय क्या है, अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। निष्फल का आशय इसमें पूछा जा रहा है कि निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय क्या होता है, निष्फल का आशय होता है व्यर्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दें। फिर से बोल रहा हूं एक बार, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, बी है जीवन को दुखमय बनाना, सी है खेतों की सिंचाई करना, जीवन को कष्ट में डालना। तो गद्यांश अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक तो उसमें ये क्वेश्चन था कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आप लोगों के स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर नहीं जाना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, बड़ी ई, ऐ। तो यहां पर आपको दीर्घ स्वर की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया। देखिए, बड़ी ई जो है ना, बड़ी ई ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। और दूसरी बात आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बड़ा आ आ गया और बड़ी ई आ गया और बड़ा ऊ आ गया। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर।
और आ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, री, ये हस्व स्वर होते हैं। और ए से एनक, और ए, ओ से ओ, और औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो यहां पर आपको अंतस्थ व्यंजन की पहचान करनी है। गा, जा, वा या सा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा। तो इसमें देखिए जो सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वा जो है आपका ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में या दिया जाए, रा दिया जाए, या ला दिया जाए, या वा दिया जाए, तो आप किसी पे भी टिक कर सकते हैं। तो इसमें वा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो यहां पर आपको अल्प प्राण व्यंजन की पहचान करनी है। खा, गा, घा या ढा से ढक्कन। तो देखिए जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर हम अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहचानने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। जा, का, चा या टा। तो यहां पर आपको घोष वर्ण की पहचान करनी है। तो घोष वर्ण कौन सा होगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जा जो है ना ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो कि होंठ से बोला जाता हो। आ, बड़ा आ, ई, ऊ, आ, बड़ा आ, छोटी ई या छोटा ऊ। बताइए क्या आंसर होगा। ऊ। अब देखिए जब ऊ बोलेंगे ना आप, ऊ तो जो आपके दोनों होंठ हैं आपस में टकराते हैं, ऊ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, छोटा ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में योग ऋण शब्द है पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो यहां पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए इसमें जो जलज है ना ये आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम योग ऋण शब्द की बात करें तो इसमें देखिए जलज जो है ना, जल, धन, जा, इसका अर्थ क्या होता है। जल से या में उत्पन्न, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप योग ऋण तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन पर आप लोग 10 स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है। महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि महोत्सव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो महोत्सव में प्रयुक्त संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अच्छा ये बताइएगा कि बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, पहचानने का तरीका क्या होता है। अब इसमें देखिए बैल अलग है और गाड़ी अलग है, ऐसे पहचानने का तरीका, यानी कि दो में ये विभाजित हो गया। बैल अलग है और गाड़ी अलग है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैल की गाड़ी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। जो जब भी पूछा जाए ध्यानपूर्वक देखिए कि शब्द अलग अलग पूछ रहा है कि एक ही में पूछ रहा है, तो उसमें साफ साफ दिया कि बैल अलग है और गाड़ी अलग है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और देखिए अव्यय भाव, ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। द्विगु समास मैंने आप लोगों को बताया और द्वंद्व भी बताया। पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आगमन में उपसर्ग क्या होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा
वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आगमन में उपसर्ग क्या होगा, तो आगमन में उस उपसर्ग हो जाएगा बड़ा आ, बड़ा आ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अच्छा ये बताइएगा कि रसोईया में प्रत्यय क्या होगा। मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, दो ऑप्शन, केवल दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, या इया, रसोईया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाला शब्द यानी आखिरी वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा और शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा। तो रसोईया, या, तो इसमें रसोईया में कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी, रसोईया, इया निकल रहा है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र, गधा, गाय या घर। अब देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्षेत्र जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन शब्द तद्भव है, यौवन, निर्झर, जीव या स्थान। देखिए जीव जो है ना ये आपका तत्सम शब्द हो, सॉरी तद्भव शब्द हो जाएगा। और मान लीजिए जीव का तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो जीव का तत्सम शब्द होता है जीवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, गोबर, घोड़ा, हल्दी या कटोरा। कौन सा शब्द देशज है, तो यहां पर आपको देशज शब्द की पहचान करनी है। वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आते हैं या जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका जो कटोरा है ना, कटोरा, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा, यानी देसी वाला शब्द, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कटोरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, तो यहां पर आपको विदेशी शब्द की पहचान करनी है, टिकट, मध्य, मयूर या वचन। वह शब्द विदेशी हैं जो विदेशी शब्द वो होते हैं जैसे कि अंग्रेजी शब्द से लिए गए होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि जो टिकट है ना ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, हरा, पतला, सभा या गहरा। तो यहां पर आपको संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा होगा, संज्ञा शब्द। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। अब देखिए यहां पर जो सभा है ना ये आपकी संज्ञा शब्द हो जाएगी। समूहवाचक इसको ये इसमें अगर पूछा इसमें कौन सी संज्ञा है तो इसमें हो जाएगी समूहवाचक, क्योंकि सभा नेता जब सभा करेंगे ना तो उसमें लोग आएंगे यानी भीड़ होगी, इसलिए यानी कि समूह होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ये वाला क्वेश्चन हो गया है रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, नींद, रोग, सफाई, कौन। तो यहां पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है, 11 सर्वनाम होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो कौन जो है ना, कौन, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा भी रहा हूं। निम्न में विशेषण शब्द क्या होगा, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट,
सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में विशेषण शब्द है, तो उचित जो है ना ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहां पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान करनी है। उठना, चमकना, गिराना, देना। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिराना जो है ना ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अव्यय है। उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। इसमें अव्यय शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक जो है ना, ठीक, ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पंछी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। भूधर, मीन, व्रंत या विहिग। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए पक्षी के पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहिग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं खग, पखेरु, परिंदा, अंडज। ये जो है ना ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से खग अगर होता ऑप्शन में तो उस पर भी टिक कर सकते हैं, पखेरु होता उस पर भी टिक कर सकते हैं, परिंदा होता या अंडज होता उस पर भी आप लोग टिक कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप लोग कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही इजी है, आसानी से बता सकते हैं। सरल, कठिन, कुटिल या टेढ़ा। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, तो भैया मेरे जटिल का विलोम शब्द होता है सरल, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो आपको 4 ऑप्शंस देने होंगे। जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा। गे, गे ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। गे, दे या 1 मिनट। जो देने योग्य हो, गे, वी है, दे, लगता है उसको मैंने छोड़ दिया ऑप्शंस को। इसमें देखिए जो देने योग्य हो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो उसको कहते हैं दे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वैसे 4 ऑप्शन होने चाहिए, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। यह भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिन या दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दिवस गरीब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो यहां पर आपको अनेकार्थक शब्द की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। देखिए अंबर जो है ना, अंबर ये आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर नहीं जाना है किसी भी बच्चे को। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा। तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। अब देखिए परीक्षा जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यह शब्द सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, परीक्षा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यह पूछ रहा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा भाई। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक सॉरी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो भैया मेरे अशुद्ध शब्द हो जाएगा प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण कारक तो आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में मैं पर। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होगा। तो अधिकरण में मैं आ जाएगा या पर आ जाएगा। तो इसमें मैं कहाँ है या पर कहाँ है, ये देख लीजिए कि मैं कहाँ है या पर कहाँ है। मैं आएगा या पर आएगा। तो अधिकरण में पर आएगा, तो इसमें देखिए जो पर आ रहा है ना, ये अधिकरण में आ जाएगा। मैं पर, अधिकरण में पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब आप इसे याद कर लेंगे ना, आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा बचपन में, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये ट्रिक है पहचानने का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो इसमें देखिए जो क्षेत्र है ना, ये आपका पुल्लिंग वाला शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग से ये मान लीजिए दो क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए गरिमा जो है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और जबकि दुख, लेख एवं स्पर्श ये पुल्लिंग शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पर्श हुआ जैसे कि, और लेख हुआ और दुख हुआ, ये आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता या गाय। देखिए जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दर्शन, तो दर्शन करने के लिए कितने लोग जाएंगे कोई कंफर्म नहीं है। तो दर्शन के लिए करने के लोग जो भी होंगे दर्शन करने के लिए, तो इसमें सदैव काजर की सदैव बहुवचन में क्या होता है, सदैव। तो दर्शन जो है सदैव हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी सदैव का बहुवचन जो होता है दर्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप या फिर इस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो बहुवचन पूछा जा रहा है सदैव में बहुवचन क्या होगा। तो सदैव में बहुवचन हो जाएगा दर्शन, यानी दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं ना, तो बहुत लोग यानी कि कई संख्या से ज्यादा, इसे आप बहुवचन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो देखिए इसमें जो राम घर गया था, राम घर गया था, ये आपका भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो इसमें भाववाच्य की पहचान करनी है आप लोगों को। तो इसमें भाववाच्य कौन सा होगा, मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर नहीं जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं सभी बच्चों को। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य, यह आपको बताना है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, और दो ऑप्शन ये रहे, वह पुस्तक राम की थी, वह जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या होगा। मैंने, विद्यालय, जाना या है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो यहां पर मैंने नहीं होगा, मुझे विद्यालय जाना है। तो जो मैंने है ना, मैंने, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यह आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा होगा। तो यहां पर आपको प्रश्न चिन्ह की पहचान करनी, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न चिन्ह हो जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे देख लीजिए और ध्यानपूर्वक अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रश्न चिन्ह का निशान कौन सा होता है। ये मुहावरा है कि आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ जाना, आ पड़ना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भैया मेरे आसमान फट जाना यानी अचानक आफत आ जाना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पांव बारे होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? स्वावलंबी होना यानी कि पैरों पर खड़ा होना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। बी है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सी है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं। डी है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बताइए क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर वी होगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पढ़े भी ना और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, यानी सरकारी नौकरी मेरी लग जाए। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो वही इसमें बताया गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, यार सी बात है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकतृतीय क्या होगी? पांचों उंगलियों घी में। बी है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सी है नेकी कर और कुएं में डाल। डी है नेकी और पूछ पूछ। लाभ ही लाभ, तो लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां जो हैं घी में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है व्याख्यानुवाद। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, यह आपको बताना है। देखिए ब्रज हिंदी की पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत है। किस भाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? शोधन, संशोधन या प्रशोधन या समाज शोधन। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है संशोधन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर सागर के रचयिता कौन है भैया मेरे, ये पूछा जा रहा है। विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास। तो सूरदास के रचयिता हैं सूरदास। अच्छा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। और दूसरी बात आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न रीतिकाल का कवि कौन है, ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिहारी जो है ना, यह रीतिकाल के कवि हैं।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। देखिए उर्वशी जो है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य संग्रह है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों को 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे, तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पढ़ते रहिए क्योंकि शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन है। 12 दिन में रिवीजन पर विशेष फोकस करिए। हो सके जो भी अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी के, उन्हें देखते रहिए आप लोग। और लगभग यूपी जीके की मैंने आप लोगों की काफ़ी सारी क्लासें करा दी हैं, और सामान्य अध्ययन की आप लोगों की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, उनको भी देखिए आप लोग। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी मेहनत को सफल करें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।